have found all the videos useful and this also. तो सबसे पहले देखते हैं सवाल, महाबलेश्वर से कौन सी नदी जन्म लेती है? महाबलेश्वर, पहले तो ये समझ लो महाबलेश्वर है कहाँ पे। महाबलेश्वर है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जिसे बोलते हैं सतारा। तो ये सतारा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है महाबलेश्वर। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये, वेस्टर्न घाट्स की ये जगह है, वेस्टर्न घाट्स के पहाड़ हैं यहाँ, और यहाँ से नदी निकलती है कृष्णा नदी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट नदी है कृष्णा नदी, पूरा का पूरा आंध्र प्रदेश, और कृष्णा की कुछ ब्रांचेस भी हैं जो आंध्र प्रदेश को ड्रेन करती हैं। और ये नदी सिर्फ महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश ही नहीं, और भी बहुत हिस्सों में फ्लो करती है। गोदावरी नदी की अगर मैं बात करूं, गोदावरी नदी को बोलते हैं दक्षिण गंगा, और कावेरी को बोलते हैं दक्षिण भारत की गंगा। देखिए दोनों में फ़र्क है, दक्षिण गंगा और दक्षिण भारत की गंगा दोनों में फ़र्क है। द डिफरेंस इज़, इसका तो नाम है दक्षिण गंगा, और कावेरी एक ऐसी नदी है जिसमें पूरे साल पानी रहता है, बहुत ज़्यादा पानी रहता है। अगर मैं आप पूछें मुझसे साउथ इंडिया की कौन सी ऐसी नदी है जिसमें सबसे ज़्यादा पानी है, तो वो है कावेरी। इसीलिए कावेरी को बोलते हैं दक्षिण भारत की गंगा। और कावेरी नदी तमिलनाडु और कर्नाटक, इन दो राज्यों में बहती है। कर्नाटक से शुरू होती है और तमिलनाडु में जाती है। और कावेरी नदी के ऊपर पिछले बहुत सालों से कावेरी जल विवाद चल रहा है, यानी कर्नाटक और तमिलनाडु में कावेरी के पानी को लेकर बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। चौथा ऑप्शन दिया है तापी। तापी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, ये वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, यानी ये अरब सागर में जाके मिलती है। नर्मदा की जुड़वा बहन भी बोलते हैं इसे, और सतपुरा पहाड़ों के नीचे ये नदी बहती है। सो नर्मदा जो नदी है वो विंध्या और सतपुरा के बीच में बहती है, और सतपुरा के नीचे बहती है तापी। तापी ये मध्य प्रदेश से निकलती है और महाराष्ट्र गुजरात क्रॉस करते हुए ये गिर जाती है अरब सागर में। तो यहाँ पे महाबलेश्वर की बात हो रही है, महाबलेश्वर नदी का ओरिजिन है कृष्णा। और जो गोदावरी नदी है ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह से निकलती है, इसको बोलते हैं त्र्यंबकेश्वर। ये आपको नहीं भूलना है, त्र्यंबकेश्वर। गोदावरी के किनारे है नासिक, नासिक शहर महाराष्ट्र में गोदावरी के किनारे है, और यहाँ पर कुंभ का मेला भी लगता है। कुंभ का मेला 4 जगह लगता है, आप जानते हैं। एक लगता है उज्जैन में, महाकालेश्वर उज्जैन। कौन सी नदी? नदी का नाम है शिप्रा नदी। दूसरा लगता है हरिद्वार में गंगा के किनारे। तीसरा इलाहाबाद में गंगा यमुना और सरस्वती जहाँ मिलते हैं प्रयाग वहाँ पर। और चौथा नासिक में गोदावरी के किनारे। तो ये है 4 जगह जहाँ पे कुंभ मेला लगता है। वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस, अगर हम भारत के क्लाइमेट की बात करें तो वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस कौन से समुद्र के ऊपर शुरू होती है? देखिए पहले ये समझ लेते हैं वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस है क्या। मान लीजिए ये मैं एक छोटा सा, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, माफ़ी चाहूँगा। मान लीजिए ये भारत है। भारत में जब ये मॉनसून रिट्रीट करता है तो ये हो जाता है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, जो चेन्नई तमिलनाडु में बारिश करवाता है इस एरिया में। और कुछ मॉनसून है जो यहाँ से सीधा चला जाता है, ये पाकिस्तान है, ये अफ़गानिस्तान है, ऐसे क्रॉस करता हुआ ये पहुँचता है यहाँ पर। लगभग ये ऊपर यूरोप है और नीचे अफ्रीका। तो यूरोप और अफ्रीका के बीच में जो समुद्र है इसे बोलते हैं मेडिटरेनियन सी, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर भी है। मेडिटेरेनियन सी में जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, इनकी वजह से ये वापस मुड़ जाता है, और वापस जब ये यहाँ पहुँचता है भारत, तो दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, कुछ पार्ट हिमाचल प्रदेश का वहाँ बारिश करवाता है सर्दियों में। इसे बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ओरिजिनेट होता है मेडिटेरेनियन समुद्र के ऊपर। नंगा पर्वत, नंगा पर्वत की चोटी कहाँ है? देखिए नंगा पर्वत ग्रेटर हिमालयाज का हिस्सा है, और ग्रेटर हिमालयाज का हिस्सा है, बहुत ही ऊंची चोटी है। ये है जम्मू कश्मीर में, नंगा पर्वत है जम्मू कश्मीर में, और ये बहुत ही ऊंची चोटी है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है नंगा पर्वत। इनमें से सबसे ज़्यादा सदर्न मोस्ट हिल्स कौन से हैं? ठीक है, अभी देख लेते हैं। अगेन मैं ये एक भारत का मैप बनाऊंगा, ड्रॉ करूंगा। अन्नामलाई हिल्स, अनाईमलाई हिल्स, अनाईमलाई हिल्स यहाँ पर है, ये रहे अनाईमलाई हिल्स। कार्डमम हिल्स ये रहे, इनको इलायची हिल भी बोलते हैं। कार्डमम मतलब हिंदी में बोलते हैं इलायची। इलायची की पहाड़ियाँ केरल में हैं, यहाँ पे बिल्कुल नीचे। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कर्नाटक में हैं यहाँ पे। और जावाड़जी हिल,
जवागली हिल हैं यहाँ आंध्र प्रदेश में, तो सबसे नीचे हो गए कार्डमम हिल्स यानी इलायची हिल्स, केरला में है ये। कोल रिजर्व्स ऑफ इंडिया, कोल रिजर्व्स ऑफ इंडिया कहाँ पर हैं? आप जानते हैं भारत में कोयला कहाँ पे होता है? कोयला होता है झारखंड में, बंगाल के कुछ हिस्सों में। झारखंड के बहुत सारे हिस्से हैं जहाँ कोयला होता है, सिंहभूम, हजारीबाग, ये सारे एरियाज हैं। धनबाद हो गया, यहाँ कोयले की खानें हैं। आपने वो पिक्चर देखी होगी गैंग्स ऑफ वासीपुर, तो उसमें जो वासीपुर है वो कहाँ है? वो भी धनबाद के पास है। तो ऐसे कोल रिजर्व्स ऑफ इंडिया जो हैं ये बंगाल और झारखंड के एरियाज में कॉन्सेंट्रेटेड हैं। इसको बोलते हैं दामोदर वैली एरिया। दामोदर एक ऐसी नदी है जो बंगाल में हर साल बहुत ज़्यादा तबाही मचाती है। दामोदर नदी को बोलते हैं सोरो ऑफ बंगाल। सोरो ऑफ बंगाल इसलिए बोलते हैं क्योंकि दामोदर में हर साल बाढ़ आती है, बाढ़ से बंगाल में तबाही मचती है, हज़ारों लाखों हेक्टेयर एग्रीकल्चर की फसल नष्ट हो जाती है, इसलिए इसे बोला जाता है सोरो ऑफ बंगाल। तो कोयले की खदानें भी हैं दामोदर वैली के अराउंड। इनमें से भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा टापू है? आइलैंड मतलब टापू, आइलैंड बोलते हैं जो चारों तरफ से पानी से घिरा है। तो ये भारत का नीचे वाला हिस्सा है और ये है श्रीलंका। बीच में ये जो आइलैंड आता है इसे बोलते हैं रामेश्वरम। जो आपने महान मैथमेटिशियन, गणित के पारंगत शास्त्री, उनको सुना होगा, रामानुजम जिनका नाम था, वो रामानुजम रामेश्वरम के ही थे। भारत में रबड़ सबसे ज्यादा कहाँ होता है? किस राज्य में होता है रबड़? रबड़ सबसे ज्यादा होता है केरला में। रबड़ ही नहीं, कोकोनट भी, नारियल भी केरला में सबसे ज़्यादा है। और जितने भी मसाले हैं, स्पाइसेस, आप कोई भी मसाला उठा के देख लीजिए, सारे के सारे केरला में सबसे ज़्यादा। तो केरला में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो नंबर 1 है। अगर मैं कर्नाटक की बात करूं तो भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कर्नाटक में होती है। अगर मैं बात करूं चंदन के पेड़ सबसे ज़्यादा कहाँ हैं, तो अगेन कर्नाटक में। आपको याद होगा जो फेमस तस्कर था जिसका नाम वीरप्पन था, जो चंदन चुराता था, वो कर्नाटक और तमिलनाडु के जंगलों में ही रहता था। आंध्र प्रदेश में टोबैको सबसे ज्यादा होता है, तंबाकू। आंध्र प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है गुंटूर, गुंटूर में तंबाकू बहुत ज्यादा होता है। इनमें से भारत का कौन सा ऐसा एरिया है जहां पर भूकंप ज्यादा नहीं आता? देखिए भारत में, पहले मैं आपको यह बता देता हूं भूकंप आता कहां पे है। ये भारत है रफली, ये बहुत ही अजीब सा मैंने एक डायग्राम बनाया। एनीवेज, नाउ भूकंप एक तो आता है यहाँ पे, यानी कच्छ, गुजरात में, यानी कच्छ में तो आता है। दूसरा भूकंप आता है कुछ हिमालयाज के हिस्सों में, जैसे कुछ पार्ट हिमाचल प्रदेश का, कुछ पार्ट उत्तराखंड का, कुछ पार्ट इन एरियाज में आता है। और तीसरा पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट जैसे जैसे मेघालय, मणिपुर, जैसे अरुणाचल प्रदेश, तो ये सारे जो राज्य हैं, असम, इनमें आता है भूकंप। तो ये 3 एरियाज खास हैं, यानी उत्तराखंड में भी आता है, हिमाचल प्रदेश में भी आता है, कर्नाटक प्लेट्यू में भूकंप नहीं आता है, यानी ये है कर्नाटक प्लेट्यू, यहां पर भूकंप नहीं आता है। बिटवीन विच रेंजेस डज द कश्मीर वैली इन द हिमालयाज लाई? कश्मीर वैली, कश्मीर की जो घाटी है वो कौन से पहाड़ों के बीच में है? ठीक है, देखो इसके लिए हम सिर्फ ऊपर कश्मीर का ही डायग्राम काफ़ी है। ये कश्मीर है पूरा, इसमें जो ऊपर जो पहाड़ हैं इनको बोलते हैं ग्रेटर हिमालयाज, यानी इनका एक दूसरा नाम भी है, इनको बोलते हैं ज़ंस्कार। और जो नीचे के पहाड़ हैं जिन्हें लेसर हिमालय बोला जाता है, इनको बोलते हैं मिडल हिमालयाज या पीर पंजाल के पहाड़। तो इन दोनों के बीच में जो घाटी है ये है कश्मीर घाटी, यानी आंसर है सी। ज़ंस्कार को बोलते हैं ग्रेट हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज, और पीर पंजाल को बोलते हैं मिडल हिमालयाज या लेसर हिमालयाज। इसके अलावा एक और पहाड़ भी होते हैं हिमालयाज के जिन्हें बोलते हैं शिवालिक्स। शिवालिक मतलब आउटर हिमालयाज। इंद्रावती, इंद्रावती कौन सी नदी की एक सहायक नदी है, यानी ट्रिब्यूटरी है? तो इंद्रावती है गोदावरी की सहायक नदी। इंद्रावती, अरकवती, बहुत सारी नदियां हैं जो गोदावरी में मिलती हैं। इनमें से कौन सी नदी है जो एस्चुरी बनाती है? ठीक है, एस्चुरी समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए जहां पे नदी और नदी समुद्र में जाके मिलती है
तो दो तरीके से मिल सकती है, या तो डेल्टा बना सकती है या एस्चुरी बना सकती है। डेल्टा होता है जब नदी का पानी एक्सपैंड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये नदी आ रही है सामने से, इसका पानी ऐसे एक्सपैंड हो जाता है, इस तरह से एक चीज़ बनती है जिसे बोलते हैं डेल्टा। लेकिन भारत में जो पश्चिमी दिशा में बहने वाली नदियां हैं, जैसे नर्मदा है, तापी है, ये डेल्टा नहीं बनाती। वो इसीलिए क्योंकि जो वेस्टर्न घाट्स के पहाड़ हैं जहाँ से ये होके निकलती हैं, वो बहुत रॉकी हैं और वो चट्टानें इतनी मजबूत है कि नदी को फैलने नहीं देते। जब नदी फैलेगी नहीं तो सीधी सी बात है, डेल्टा नहीं बन पाएगा। नदी का फैलना जरूरी है डेल्टा को बनने के लिए, तो वो बनाएंगी एस्चुरी। एस्चुरी मतलब जहाँ समुद्र का खारा पानी यानी सॉल्ट वाटर और नदी का मीठा पानी दोनों मिलते हैं। और एस्चुरी में सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन होता है। फिशरीज, मछली जो पकड़ी जाती है वो ज़्यादातर एस्चुरीज में, इनको बोलते हैं फिशिंग जोन्स। तो जो भी नदियां पश्चिमी दिशा में बहती हैं वो एस्चुरी बनाती हैं, जैसे नर्मदा और तापी। तो यहाँ ऑप्शन में ये बाकी तीनों की तीनों नदियां बहती हैं उत्तर की तरफ, ये उत्तर माफी चाहूंगा, पूर्व की तरफ। तो पूर्व और पश्चिम यानी ये सारी हैं ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स, लेकिन मुझे चाहिए वेस्टर्न फ्लोइंग यानी तापी। सो तापी इज द आंसर। इनमें से कौन सा सही मैच नहीं है? ठीक है, NH2 दिल्ली से कोलकाता जाता है, बिल्कुल ठीक है। ये NH2 रास्ता देख लीजिए कैसे जाता है। पहले आप दिल्ली से निकलिए, दिल्ली से आप निकलेंगे, आप फरीदाबाद पहुंच जाएंगे। फरीदाबाद वाले रोड पे सीधे चले जाइए, पलवल आएगा, फिर होडल आएगा, मथुरा, वृंदावन, आगरा। आगरा से आप सीधे चले जाइए कानपुर, कानपुर से निकल के वाराणसी, इलाहाबाद, और इस रास्ते पे फिर आप झारखंड में घुस जाएंगे तो वहाँ पे सासाराम, धनबाद, ये सब आएंगे और फिर कोलकाता आएगा। यानी ये पूरा है NH2 यानी आगरा हाईवे। NH4 चेन्नई से थाने, ये भी बिल्कुल ठीक है, NH4 है। मुंबई से ये पुणे रोड है, पुणे वाले रास्ते पे आप सीधे जाएंगे तो बेंगलोर क्रॉस करके सीधा चेन्नई पहुंच जाएंगे। NH3 आगरा से मुंबई, बिल्कुल ठीक है, इसको मुंबई रोड भी बोलते हैं, डायरेक्ट आगरा से मुंबई है। और NH9 दिल्ली से मुंबई नहीं, दिल्ली से मुंबई NH9 नहीं है, NH8 है। इसमें इसको जयपुर हाईवे भी बोलते हैं। आप दिल्ली से अगर पहले जयपुर जाएंगे तो दिल्ली से पहले जयपुर जाएंगे, उसी रास्ते पे आगे जाएंगे तो अजमेर आएगा, अजमेर से फिर उदयपुर आएगा, उदयपुर के बाद गुजरात घुस जाएंगे आप, अहमदाबाद, और फिर मुंबई। इसको बोलते हैं नेशनल हाईवे 8। तो ये डी इज द आंसर, डी सही मैच नहीं किया हुआ है। सतपुरा के पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुरा? सतपुरा के पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। सतपुरा के जो पहाड़ हैं वो 3 तरह के होते हैं, राजपीपला हिल, मैकाल हिल और महादेव के पहाड़। महादेव हिल, मैकाल हिल और राजपीपला हिल। तो धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है अरावली के पहाड़ों की। अरावली के पहाड़ों की गुरु शिखर, और गुरु शिखर पड़ती है माउंट आबू में। माउंट आबू राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन है, और वहां पे जो माउंट आबू में जितने भी पहाड़ हैं सारे अरावली के पहाड़ हैं। पंचमढ़ी एक मध्य प्रदेश में हिल स्टेशन है। महेंद्रगिरी ईस्टर्न घाट्स की सबसे ऊंची चोटी है। ईस्टर्न घाट्स की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। इनमें से कौन सी नदी है जो अरब सागर में नहीं मिलती? ठीक है, तुंगाभद्रा, तुंगाभद्रा नहीं मिलती। तुंगाभद्रा ये जो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, पूर्व की तरफ जो रिवर फ्लो करती है, उनकी एक ट्रिब्यूटरी है। साबरमती नदी जिसके किनारे अहमदाबाद है, ये बिल्कुल अरब सागर की तरफ जाती है। मांडोवी रिवर, गोवा, अगर गोवा की राजधानी पूछे पणजी, तो पणजी मांडोवी रिवर के किनारे है, ये याद रखना आप। पंजिम या पंजी बोलते हैं इसे। नर्मदा नदी तो बिल्कुल अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, फिर महाराष्ट्र में जाती है, अमरकंटक से निकलती है, ये मैकाल के पहाड़ों से निकलती है नर्मदा नदी। और अमरकंटक धाम है, तीर्थराज भी बोला जाता है उसे। उसके बाद ये महाराष्ट्र में जाती है और फिर गुजरात में जाती है। तो गुजरात में ये भारूच डिस्ट्रिक्ट में जाती है और फिर ये गिर जाती है अरब सागर में। तो आंसर है इसका तुंगाभद्रा। तुंगाभद्रा अरब सागर में नहीं मिलती। दुनिया में सबसे ज्यादा भूकंप जिस जगह आते हैं उसे क्या बोलते हैं? देखिए, ये है मेरा नॉर्थ अमेरिका और नीचे है मेरा साउथ अमेरिका। इनके लेफ्ट साइड में अगर आप एक मान लीजिए ये मानचित्र मान लूं, इनके लेफ्ट साइड में जो समुद्र है ये है पैसिफिक ओशियन। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर में अगर आप 3D मैप में देखेंगे तो आपको, या आप ग्लोब देखिए, तो ये एक बहुत बड़ा एरिया आता है जिसके इस तरफ ये नॉर्थ अमेरिका, इस तरफ साउथ अमेरिका, और इस तरफ यहाँ पे देखें तो ये जापान, ये फिलीपींस, नीचे इंडोनेशिया वगैरह आते हैं, सामोआ आइलैंड,
ये बन जाता है बीच में, जिसको बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं, और जो भी देश रिंग ऑफ फायर में है प्रशांत महासागर में, उनमें भूकंप सबसे ज़्यादा है, जैसे जापान, फिलीपींस, जैसे इक्वाडोर, पेरू, मैक्सिको, इंडोनेशिया, सामोआ आइलैंड, ये सब भूकंप से हमेशा ग्रसित रहते हैं। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म, देखिए ये क्वेश्चन बच्चे बहुत गलत करते हैं, क्योंकि कईयों को ऐसा लगता है सूरज के जो जितना पास होगा वो उतना गर्म होगा। ऐसा नहीं है। सबसे गर्म इस हिसाब से तो मरकरी यानी बुध ग्रह होना चाहिए था, लेकिन आंसर है वीनस यानी शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह गर्म इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर मीथेन गैस है, और मीथेन गैस आप जानते हो एक ग्रीन हाउस गैस होती है जो गर्म करती है टेम्परेचर को, तो सबसे गर्म है वीनस। चंदन की इंडस्ट्री, चंदन यानी सैंडलवुड, चंदन की लकड़ी की इंडस्ट्री किस राज्य में सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है? तो आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक में कुछ चीज़ों में नंबर 1 है, जैसे कॉफ़ी, सैंडलवुड। डिस्ट्रिक्ट, वो डिस्ट्रिक्ट जहाँ कॉफ़ी बहुत ज़्यादा होती है कर्नाटक में, उसे बोलते हैं चिकमंगलूर। और जो बहुचर्चित कैफ़े कॉफ़ी डे है वो भी कर्नाटक के ही एक बिजनेसमैन का है। काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा क्या उगाया जाता है? काली मिट्टी, देखिए काली मिट्टी कहाँ होती है पहले ये देख लेते हैं। वंस अगेन मैं एक इंडिया का रफ मैप ड्रॉ करूंगा। काली मिट्टी पहले तो होती है यहाँ इस एरिया में, साउथ गुजरात के कुछ एरिया में, ये काठियावाड़ प्लेट्यू बोलते हैं इसे। दूसरा होती है यहाँ पे डेक्कन प्लेट्यू में, और तीसरा होती है बीच में मध्य प्रदेश के एरिया में, इसको बोलते हैं मालवा प्लेट्यू। कुछ पार्ट ऑफ राजस्थान और मेनली मध्य प्रदेश, इसको बोलते हैं मालवा प्लेट्यू। ये है काठियावाड़ प्लेट्यू और ये है डेक्कन प्लेट्यू। काली मिट्टी को बोला जाता है रगूर, ये भी एमसीक्यू बहुत आता है। रगूर कौन सी मिट्टी को बोला जाता है? REGUR, ये बोला जाता है काली मिट्टी को। काली मिट्टी को बोलते हैं कपासी मिट्टी, क्योंकि इसमें कॉटन सबसे ज्यादा उगता है। रुई। अब अगर मैं पूछूं भारत में सबसे ज्यादा कॉटन कौन से राज्य में होती है, तो एक तो मध्य प्रदेश में होती है, एक गुजरात में और एक महाराष्ट्र में, लेकिन सबसे ज्यादा होती है गुजरात में। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा काठियावाड़ प्लेट्यू में कॉटन बहुत ज्यादा है, इसलिए गुजरात इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन। और अगर मैं पैडी चावल को बोलते हैं, धान की खेती, धान ये पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा चावल होता है। भारत में मूंगफली सबसे ज्यादा किस राज्य में होती है? ग्राउंडनट। तो आंसर बड़ा आसान है, गुजरात। गुजरात में ही मूंगफली सबसे ज्यादा होती है। दक्षिण गंगा किस नदी को बोलते हैं? दक्षिण गंगा बोलते हैं गोदावरी को, और दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं कावेरी को। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। इनमें से कौन सी नदी है जो पश्चिम की तरफ बहती है? तो पश्चिम की तरफ बहने वाली जो नदियां हैं उनमें नर्मदा और तापी, 2 नदियां हैं। तो गोदावरी भी नहीं है, कृष्णा भी नहीं है, कावेरी भी नहीं है, और तुंगाभद्रा भी नहीं है। तो आंसर है नन ऑफ दीज। इनमें से कोई भी नदी नहीं, या इनमें से कोई भी नदी, तो आंसर मैं वो नन ऑफ दीज शायद लिखना भूल गया था ऑप्शन में, तो आप ये नन ऑफ दीज ऑप्शन में लिख सकते हैं। ये चारों ही नदियां बहती हैं पूर्व की तरफ। नीलगिरी की जो पहाड़ हैं, नीलगिरी के पहाड़, इन्हें हम ब्लू माउंटेन भी बोलते हैं। ब्लू मतलब नीला, नीलगिरी। ये कौन से पहाड़ों का हिस्सा है? क्या ये विंध्याचल का हिस्सा है, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, या अरावली के पहाड़? तो ये बड़ा आसान सवाल है। नीलगिरी के पहाड़ वेस्टर्न घाट का हिस्सा है, और इन्हें कर्नाटक में नीलगिरी बोला जाता है। कर्नाटक और कुछ हिस्सा केरला का, जहां पे इन्हें बोला जाता है नीलगिरी के पहाड़। विंध्याचल, विंध्याचल हिमालयाज के कुछ पहाड़ हैं। ईस्टर्न घाट्स और अरावलीज आप जानते हैं, जो कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के हिस्सों में जो पहाड़ हैं वो हैं अरावली के पहाड़। दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ हैं। मद्रास में जो सर्दियों में बारिश होती है वो किसकी वजह से होती है? साउथ वेस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून, मैंगो शावर। मैंगो शावर हम बोलते हैं प्री मानसून शावर को, जो मार्च और अप्रैल के महीने में मानसून आने से पहले ही जो बारिश हो जाती है, क्योंकि बे ऑफ बंगाल के ऊपर साइक्लोन्स आते हैं, उसकी वजह से ये बारिश होती है। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज आपको मैं बता ही चुका हूँ इस वीडियो में ऑलरेडी। तो विंटर में जो रेनफॉल होती है मद्रास में वो होती है नॉर्थ ईस्ट मानसून। नॉर्थ ईस्ट मानसून को हम बोलते हैं रिट्रीटिंग मानसून, रिट्रीटिंग मानसून। और जो इंडिया में 90% बारिश होती है वो होती है साउथ वेस्ट मानसून की वजह से। साउथ वेस्ट मानसून वो मानसून है जो अपने समय पे आता है, इंडिया में जून जुलाई के महीने में आता है, समर्स में आता है, जब पानी का वाष्पीकरण बहुत ज़्यादा होता है और
मानसून विंड स्ट्राइक करते हैं वेस्टर्न घाट्स पे, तो सबसे ज़्यादा बारिश इंडिया में होती है मुंबई में, कर्नाटक में, गोवा में, केरल में, जहाँ पे सबसे पहले ये मानसून स्ट्राइक करता है। और इसमें बहुत सारे मानसून का हिस्सा है जो नॉर्थ ईस्ट में जाके स्ट्राइक करता है, यानी चेरापूंजी वगैरह में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और उसके बाद जब ये मानसून वापस जाता है नवंबर दिसंबर में, तो ये बारिश करवाता है मद्रास में। तो आंसर है नॉर्थ ईस्ट मानसून या रिट्रेटिंग मानसून। भूकंप किस इंस्ट्रूमेंट से नापा जाता है? भूकंप की जो वेव्स हैं वो कौन नापता है? तो वो नापता है सीज्मोग्राफ। और सीज्मोग्राफ पे जिस चीज़ से हम नापते हैं वो होता है रिश्टर स्केल। रिश्टर स्केल में नंबरिंग होती है 0 to 9, और अगर मान लीजिए कोई 9 का तीव्रता का भूकंप है तो वो बहुत ही ज़्यादा डैमेजिंग है। जो नेपाल में जो भूकंप आया था उसकी तीव्रता थी लगभग, मैं गलत नहीं हूँ तो 7.8 या 7.9। वो कितना तीव्र था तो आप समझ सकते हैं 9 वाला कितना तीव्र होगा। और भूकंप में जो वेव्स निकलती हैं वो भी कई तरह की होती हैं, जैसे प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव या सरफेस वेव। सरफेस वेव फिर 2 तरह की होती हैं, एक लव वेव और दूसरी रेलिच वेव। तो ये सब आपको याद रखना है। सबसे फास्ट सीज्मोग्राफ पे सबसे पहले जो वेव रिकॉर्ड होती हैं वो होती हैं प्राइमरी वेव। प्राइमरी वेव इसलिए क्योंकि इनकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, लगभग 8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है इनकी स्पीड। और उस दूसरे नंबर पे रिकॉर्ड होती हैं एस वेव्स। एस वेव्स की स्पीड होती है लगभग 4.5 किलोमीटर पर सेकेंड। और फिर होती हैं रिकॉर्ड सरफेस वेव्स। सरफेस वेव की स्पीड होती है 3 किलोमीटर पर सेकेंड। ये तीनों की तीनों वेव, चाहे प्राइमरी वेव हो, चाहे सेकेंडरी वेव हो या सरफेस वेव हो, इनमें सरफेस वेव्स जो हैं ये सबसे ज़्यादा तबाही मचाती हैं क्योंकि इनका एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा है। और जो एस वेव्स हैं, एस वेव्स ये लिक्विड और गैस में से पास नहीं हो सकती, सिर्फ सॉलिड में से पास हो सकती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये भी बहुत एमसीक्यू पूछते हैं कि अर्थक्वेक की जो वेव्स हैं उनमें से कौन सी वेव पानी में से पास नहीं हो सकती। तो आंसर है एस वेव। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बड़ा ही साधारण सा सवाल है, कंचनजंगा। 8,598 मीटर इसकी ऊंचाई है। केटू की ऊंचाई कंचनजंगा से भी ज्यादा है, लेकिन यह हिमालय की चोटी नहीं है। को सवाल ध्यान से सुनिए, सवाल है हिमालय के पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा हिमालय के पहाड़ों की चोटी है। यह सिक्किम राज्य में पड़ती है। कंचनजंगा देखना है तो आपको सिक्किम जाना होगा। और केटू कश्मीर में है, लेकिन ये कौन से कश्मीर में है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। तो ये डिस्प्यूटेड एरिया है बहुत। केटू की चोटी को हम बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन चोटी। केटू का एक और नाम भी है गॉडविन ऑस्टिन। और जिन पहाड़ों के में ये आती है उनको बोलते हैं काराकोरम के पहाड़। इसीलिए K2 में के का मतलब है काराकोरम, इसका पूरा नाम है काराकोरम 2। एवरेस्ट तो आप जानते हैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन इंडिया की पूछिए तो एवरेस्ट जो चोटी है ये नेपाल के अंदर है, इसको सागर मठ भी बोलते हैं। नंदा देवी भारत में उत्तराखंड में पड़ती है, वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और ये भी बहुत ऊंची चोटी है। मेटामॉर्फिक रॉक, चट्टानें 3 तरह की होती हैं। एक होती हैं इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक वो होती हैं जब ज्वालामुखी फटता है तो ज्वालामुखी से जो भार निकलता है उसे बोलते हैं लावा, और जब लावा ठंडा हो जाता है तो चट्टान बन जाता है, उसे बोलते हैं इग्नियस रॉक। दूसरी चट्टान होती है जो नदी अपने साथ मिट्टी लेके आती है, ये मिट्टी इकट्ठी होती रहती है और सूख के चट्टान बना देती है, यानी डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट, इसे बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। लेकिन तीसरे तरह के चट्टानें होती हैं जैसे जानवर, पौधे, ये सब जमीन में जो भी मर जाते हैं जमीन में दफन हो जाते हैं, और बहुत हजारों साल में इतने प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से वो चट्टान में बदल जाते हैं, यानी आंसर है एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर। तो यह है मुख्य कारण मेटामॉर्फिक रॉक के बनने का। गिरनार की पहाड़ियां कौन से राज्य में है? गिरनार की पहाड़ियां गुजरात में। आपने गिर फॉरेस्ट सुने होंगे, जो गिर नेशनल पार्क है जहां पे टाइगर सुरक्षित रखे जाते हैं, वो जरूर सुना होगा गिर। तो गिरनार के पहाड़ों में, इसलिए उसे गिर बोलते हैं। ये है गुजरात में। नाउ स्ट्रेट बिटवीन तमिलनाडु और मन्नार डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्दर्न प्रोविंस ऑफ आइलैंड नेशन ऑफ श्रीलंका के बीच में जो बॉर्डर है उसे क्या बोलते हैं? बेसिकली ये सवाल ये पूछना चाह रहा है कि ये है तमिलनाडु नीचे और ये है श्रीलंका, इनके बीच में ये क्या है? बीच में जो बॉर्डर है ये पानी वाला बॉर्डर है, इसे बोलते हैं पाल्क स्ट्रेट। पाल्क स्ट्रेट, ये आपको याद रखना है। सौरो ऑफ बंगाल, बंगाल का दुख, सौरो ऑफ बंगाल किस नदी को बोला जाता है? तो जैसा मैं बता चुका हूं दामोदर नदी।
दामोदर नदी को बोला जाता है सौर ऑफ बंगाल, क्योंकि हर साल इसकी वजह से बंगाल में भीषण बाढ़ आती है। महानदी को बोला जाता है सौरो ऑफ उड़ीसा, क्योंकि ये नदी उड़ीसा में बहुत ज़्यादा तबाही मचाती है। कोसी नदी को बोला जाता है सौरो ऑफ बिहार, कोसी नदी बिहार में बहुत तबाही मचाती है। जो बिहार में रहते हैं वो इस बात को जानते होंगे। बिहार में नेपाल से 3 नदियाँ आती हैं, घाघरा, गंडक और कोसी। और जब इन नदियों में पानी बढ़ जाता है, इनकी जो नदियों की ढलान है वो भारत की तरफ है, तो जब इन नदियों में पानी बढ़ जाता है तो बिहार में बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, इस वजह से फसल बर्बाद हो जाती है। तो कोसी नदी खासकर बहुत ज़्यादा तबाही मचाती है, इसलिए इसे बोलते हैं सौरो ऑफ बिहार। और हुआंग हो नदी चाइना की नदी है, इसे बोलते हैं सौरो ऑफ चाइना। सौरो ऑफ चाइना बोला जाता है हुआंग हो नदी को। भारत में सबसे पुराना पेट्रोल फील्ड कहाँ पे है, ऑयल फील्ड? तो ये एक बड़ा साधारण सा सवाल है, ये है दिग्बोई इन असम। और आज बॉम्बे हाई है सबसे बड़ा, बॉम्बे हाई में से सबसे ज़्यादा तेल निकाला जाता है बॉम्बे के पास। किशनगंगा जो ऑप्शन में है, ये एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, रनिंग रिवर वाटर प्रोजेक्ट है, इसके बारे में आप ज़रूर पढ़ना। दिग्बोई है आंसर, ये भारत का सबसे पुराना ऑयल फील्ड है। दुनिया में सबसे बड़े मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पे हैं? देखिए मैंग्रोव्स क्या होते हैं, मैंग्रोव के फॉरेस्ट किसे बोलते हैं? जब मैंने बताया था नदी है, नदी जब समुद्र में मिलती है अगर फैल जाती है तो डेल्टा बना देती है। तो नदी ये फैल रही है, सारे में बहुत बड़ा एरिया कवर कर रही है। नाउ गंगा जब बांग्लादेश में जाती है तो उसे बोलते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन दोनों का मिलन बांग्लादेश के अंदर होता है और ये मिलके मेघना बनाती हैं। बांग्लादेश में जब गंगा जाती है तो उसे पद्मा बोलते हैं, और जब ब्रह्मपुत्र जाती है तो उसे मेघना बोलते हैं, सॉरी उसे जमुना बोलते हैं। और पद्मा और जमुना दोनों मिलके बनाती हैं मेघना, और ये नदी बहुत ज़्यादा फैल जाती है और डेल्टा बनाती है। और इस डेल्टा को बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। इसका नाम सुंदरबन डेल्टा क्यों है? क्योंकि यहाँ खास तरह के पेड़ होते हैं जिन्हें बोलते हैं सुंदरी वृक्ष, सुंदरी के पेड़, इसलिए इसका नाम पड़ गया सुंदरवंश। ये सुंदरबन के जो जंगल हैं ये बहुत बड़े हैं, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में हैं, और यहाँ पे होते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट्स। अब सवाल पूछा है कि लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट, तो आंसर है सुंदरबन। लेकिन याद रखना मैंग्रोव के पेड़ आपको हर उस जगह मिलेंगे जहाँ पे डेल्टा होगा। तो हमारी वो सारी नदियाँ भारत की जो पूर्व दिशा में बहती हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, और जहाँ जहाँ ये डेल्टा बनाती हैं वहाँ वहाँ होते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। अब जैसे इस ऑप्शन में ये देखिए भीतरकनिका, भीतरकनिका महानदी डेल्टा में जो नेशनल पार्क है उसको बोलते हैं भीतरकनिका, महानदी डेल्टा के पास है। यहाँ पे भी मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, जहाँ डेल्टा होगा वहाँ मैंग्रोव फॉरेस्ट जरूर होंगे। टॉर्नेडो या जिसे आंधी बोला जाता है, टॉर्नेडो को, आंधी बहुत कॉमन है पंजाब और हरियाणा में। पश्चिम बंगाल में आंधी को क्या बोलते हैं, टॉर्नेडो को क्या बोलते हैं? तो पश्चिम बंगाल में बोलते हैं काल बैसाखी। काल बैसाखी इसलिए बोलते हैं, काल मतलब होता है मृत्यु, तो ये मृत्यु लेके आती है, मतलब एक तरह से ये बहुत ज़्यादा तबाही मचाती हैं पश्चिम बंगाल में। इसलिए जो प्री मानसून शावर हैं उनको बोला जाता है काल बैसाखी, या ये मार्च अप्रैल के महीने में बंगाल में आते हैं, और इनकी वजह से बारिश होती है, भीषण बारिश होती है, और बारिश की वजह से नदियों का पानी बढ़ जाता है जैसे दामोदर, और ये फिर बंगाल में तबाही मचाती हैं, इसलिए इनको बोला जाता है टॉर्नेडो, काल बैसाखी। जहाँ नदी और समुद्र मिलते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं? तो हम देख चुके हैं नदी और समुद्र मिलते हैं एस्चुरी, एस्चुरी में नदी का मीठा पानी और समुद्र का खारा पानी मिल जाता है, और ये फिशिंग जोन्स होते हैं, यहाँ पर मछली उत्पादन और मछली पकड़ना इसी एरिया में होता है। भारत का सबसे लंबा लेक कौन सा है? देखिए लेक थोड़े से कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, लेकिन अगर सवाल आए भारत का सबसे लंबा लेक कौन सा है, तो आंसर है वेम्बनाड क्याल। ये लेक पड़ता है केरला में, और आपने देखा होगा केरला में लोग नाव चलाते हैं, नाव की रेस भी होती है जिसमें एक ही रेस में 20-30 लोग बैठ के रेस करते हैं, आपने टीवी पे अक्सर देखा होगा। उस रेस को बोलते हैं नेहरू कप। ये भी हर साल इसी लेक पे होता है, वेम्बनाड लेक। पेरियार नदी पे भी होता है, और लॉन्गेस्ट लेक जो है भारत में वो यही है, वेम्बनाड लेक। सांभर लेक एक जयपुर में लेक है, सांभर लेक, ये राजस्थान में जयपुर में। सांभर लेक वो लेक है जिसका पानी सबसे ज़्यादा खारा है, सॉल्टी वाटर। तो अगर क्वेश्चन आए भारत में किस झील में, किस लेक में सबसे ज्यादा सैलिनिटी यानी खारापन है, तो आंसर है सांभर लेक। अगर क्वेश्चन आए भारत में सबसे बड़ा खारे पानी का लेक कौन सा है, तो आंसर है छिलका लेक। छिलका लेक पड़ता है उड़ीसा में। सवाल को ध्यान से समझिए, सबसे खारा लेक है
सांभर लेक, लेकिन सबसे बड़ा खारा लेक है चिल्का लेक, और सबसे बड़ा मीठे पानी का लेक है वूलर लेक। वूलर लेक है कश्मीर में। कश्मीर में दो लेक बहुत ही खूबसूरत हैं और बहुत ही फेमस हैं, एक है वूलर और दूसरा है डल लेक। डल लेक में तो ऑफ कोर्स आपने बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग भी देखी होगी। तो वूलर लेक है कश्मीर में। गंगा कौन से हिमनद से निकलती है? ग्लेशियर मतलब हिमनद। जो नदी होती है, नदी पहाड़ से बर्फ टूट के गिरती है और बर्फ टूट के पानी में बहती रहती है, इसे बोलते हैं ग्लेशियर। तो ग्लेशियर से नदियां निकलती हैं। तो गंगा नदी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है गंगोत्री ग्लेशियर। और गंगा नदी के बारे में आप जानते हैं, गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है, गंगोत्री से। और गंगोत्री में जहां से ये निकलती है गंगा, उसे बोलते हैं गौमुख। गौमुख। और जब गंगा गौमुख से निकलती है तब उसे गंगा नहीं बोलते, तब उसे बोलते हैं भागीरथी। भागीरथी में फिर एक नदी आके मिलती है अलकापुरी से, अलकनंदा, बद्रीनाथ से। तो अलकनंदा और भागीरथी मिलके बनाते हैं गंगा, और इनका मिलन होता है देवप्रयाग में। उसके बाद ये नदी नीचे आती है, टिगरीडून, देहरादून, इन सबको क्रॉस करके आती है। सबसे पहले नदी, गंगा नदी, जमीन पर आती है हरिद्वार के अंदर, और फिर वहाँ से ये एंटर करती है यूपी में, जहाँ पे ये वाराणसी, इलाहाबाद में जाती है। इलाहाबाद में ये यमुना से मिलती है, और फिर ये कलकत्ता के में हुगली नदी में डिवाइड हो जाती है, और दूसरी बांग्लादेश जाती है जहाँ पे ये ब्रह्मपुत्रा से मिलती है, और फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो गंगा नदी का कोर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, ये 2525 किलोमीटर लंबी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गंगा नदी के किनारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट शहर भी हैं, जैसे यूपी की बात करूं तो वाराणसी, इलाहाबाद, ये सब हो गए। बिहार की बात करूं तो मुंगेर, पटना, ये सब शहर हो गए। या फिर उत्तराखंड की बात करूं तो बहुत सारे हैं, देहरादून है, हरिद्वार है, ऋषिकेश है, नीलकंठ, बहुत सारे ये एरियाज़ हैं, टिगरीडून एट्सेट्रा। और सियाचिन, नुब्रा, ये सब कश्मीर में है, सियाचिन और नुब्रा। यमुनोत्री से यमुना निकलती है, ये भी उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तराखंड में। इनमें से कौन सी नदी है जो तिब्बत से भारत आती है? तिब्बत, देखिए तिब्बत कहाँ है, आप इसको रफली इंडिया मान लीजिए। ये नेपाल है, और नेपाल के पीछे ये है तिब्बत। तिब्बत में जो ये पहाड़ हैं, इन्हें बोलते हैं कैलाश के पहाड़। ये वही कैलाश के पहाड़ हैं जहाँ पे हमारे पुराणों में कहा जाता है कि शिव जी यहाँ रहते थे, कैलाश। और यहाँ पे एक बहुत ही फेमस तालाब है जिसे बोलते हैं कैलाश मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर के पास से 3 नदियां निकलती हैं। एक चेमायुंगदुंग ग्लेशियर से निकलती है ब्रह्मपुत्रा, जिसे तो सांगपो कहा जाता है। सांगपो यानी तिब्बत में इसको बोलते हैं द प्यूरीफायर, जो शुद्ध कर दे, द प्यूरीफायर या सांगपो। दूसरी नदी निकलती है सतलुज। ये सतलुज जाके इंडस में मिल जाती है, और सतलुज पे हमने भाखड़ा नांगल डैम भी बनाए हुए हैं, पंजाब की नदी है। और तीसरी है पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान नदी जाती है भारत को क्रॉस करके, इंडस नदी, सिंधु नदी भी बोलते हैं, इसके किनारे सिंधु घाटी सभ्यता भी हुई थी। तो तिब्बत से भारत ये तीनों की तीनों नदियां निकलती हैं। तो आंसर है ऑल ऑफ दीज। भारत का जो सबसे दक्षिण पॉइंट है उसे क्या बोलते हैं? अब देखिए, ये सवाल एक काफी ट्रिक वाला क्वेश्चन है। आप ये मान लीजिए भारत का मानचित्र है, नीचे सबसे नीचे वाला एरिया है ये भारत का। तो सबसे नीचे भारत में क्या है? कन्याकुमारी। लेकिन सवाल ये नहीं पूछा, सवाल ये पूछा है कि भारत का जो सबसे नीचे का पॉइंट है उसका क्या नाम है। तो भारत में अगर मैं बात करूं इंडियन मेनलैंड, यानी भारत की जो जमीन है, उस पे सबसे नीचे वाला पॉइंट है कन्याकुमारी, बिल्कुल ठीक। लेकिन आप जानते हैं भारत में ये यहाँ पे बहुत फेमस आइलैंड है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। बंगाल की खाड़ी में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, ऊपर है अंडमान और नीचे है निकोबार। निकोबार आइलैंड का जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है, ये भी भारत का ही कहा जाएगा, क्योंकि अंडमान निकोबार भारत का हिस्सा है। और ये वाला पॉइंट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कन्याकुमारी के भी नीचे है। यानी अगर सवाल आए कि भारत का सबसे नीचे वाला पॉइंट कौन सा है, तो ये वाला पॉइंट है जो निकोबार आइलैंड के नीचे वाला पॉइंट है, इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। ये हमेशा याद रखना, इंदिरा पॉइंट। लेकिन अगर सवाल आए कि इंडियन मेनलैंड का सबसे नीचे वाला पॉइंट कौन सा है, तो आंसर कन्याकुमारी होगा। एशिया के अंदर सबसे लंबे पहाड़ की जो श्रृंखला है, जो चेन है, उसका क्या नाम है? नाउ एशिया के अंदर देख लेते हैं पहले कौन कौन से इंपॉर्टेंट पहाड़ हैं।
अगेन मैं भारत का डायग्राम बनाऊंगा। देखिए ये हैं आपके हिमालयाज, ये मिडल ग्रेटर हिमालयाज, मिडल हिमालयाज और लेसर हिमालयाज। तो ये मैंने हिमालयाज बना दिए पहले। ये वाले पहाड़ हैं लद्दाख के पहाड़, लद्दाख रेंज, ट्रांस हिमालयाज बोलते हैं। ये जो तिब्बत की तरफ जो पहाड़ हैं ये हैं कैलाश के पहाड़, कैलाश माउंटेन्स। और ये वाले पहाड़ हैं काराकोरम के पहाड़, काराकोरम रेंज। इसके पीछे ये जो पहाड़ है ये सबसे बड़ी श्रृंखला है, इसे बोलते हैं कुनलुन माउंटेन्स चेन। ये जस्ट काराकोरम के ऊपर। और ये जो पाकिस्तान की तरफ आप देख रहे हैं ये जो पहाड़ है यहाँ पे, ये जो पाकिस्तान अफगानिस्तान ये जो पहाड़ है इन्हें बोलते हैं पामीर माउंटेन्स, PAMIR, पामीर माउंटेन। और इन्हीं का ये वाला एरिया जो अफगानिस्तान से मिलता जुलता है इसे बोलते हैं हिंदू कुश माउंटेन्स, हिंदू कुश रेंज। और इसके ठीक ऊपर है कुनलुन रेंज, और कुनलुन रेंज एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और जो अरावली है, अरावली के पहाड़ ये दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ हैं, ओल्डेस्ट माउंटेन चेन इन द वर्ल्ड। दो नदियों के बीच, दो कन्वर्जिंग नदियों के बीच का जो जमीन है उसे क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मतलब जब दो नदी मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इसको इस तरह से देखिए, मान लीजिए ये एक नदी मिल रही है और ये कन्वर्ज हो रही है दो नदियां, ये एक अलग नदी है और ये दूसरी नदी है, और ये दोनों किसी पॉइंट पे मिल रही हैं, तो इनके बीच की ये जो जमीन है इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं दोआब। वैसे अब ये टर्म इतना यूज नहीं होता, ये बहुत पुराना शब्द है, लेकिन हाँ दो नदियों के बीच का जो ट्रैक्ट ऑफ लैंड है उसे बोला जाता है दोआब। हिमालय के जो पहाड़ हैं ये 5 देशों से होकर गुजरते हैं। वो 5 देश कौन कौन से हैं? तो 5 देश हैं भूटान, इंडिया, नेपाल, चाइना और पाकिस्तान। या भूटान, इंडिया, अफगानिस्तान, चाइना और पाकिस्तान। अफगानिस्तान में हिमालय के पहाड़ नहीं हैं। भूटान, इंडिया, नेपाल, इंडोनेशिया में तो बिल्कुल ही नहीं है, इंडोनेशिया तो बहुत ही नीचे है। इंडोनेशिया लगभग 17,000 आइलैंड को मिला के इस देश को इंडोनेशिया बोलते हैं। म्यांमार, इंडिया, नेपाल, चाइना एंड पाकिस्तान। नाउ म्यांमार भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, यहाँ पे भी हिमालय नहीं है, तो आंसर है ए, भूटान, इंडिया, नेपाल, चाइना और पाकिस्तान। अरावली के जो पहाड़ हैं वो कौन से राज्यों से होके गुजरते हैं? तो अरावली देखिए कैसे है। अरावली के पहाड़ यहां से स्टार्ट होते हैं हरियाणा दिल्ली से, ये नीचे जाते हैं यानी राजस्थान की तरफ जाते हैं, जहाँ पे माउंट आबू में जो पहाड़ है वो अरावली के पहाड़ हैं, और उसके फिर नीचे जाते हैं, यहाँ ख़त्म हो जाते हैं अहमदाबाद में, गुजरात में। ये हैं अरावली के पहाड़। और आप अगर गुड़गांव से फरीदाबाद जाएंगे तो बीच में एक पहाड़ वाला रास्ता आता है, तो वो पहाड़ सारे अरावली के पहाड़ हैं, यानी हरियाणा दिल्ली यहाँ पे अरावली के पहाड़ हैं। इनफैक्ट जो भारत का राष्ट्रपति है वो जिस जगह रहता है उसे बोलते हैं रेजिना हिल, तो रेजिना हिल भी अरावली हिल्स का हिस्सा है। तो यानी आंसर है इसका गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, यानी सी। और अरावली के पहाड़ जैसा मैं बता चुका हूं दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ हैं। मालवा रीजन में क्या क्या आता है? नाउ मालवा रीजन, इस रीजन को बोलते हैं, अगर मैप पे देखें तो ये वाला रीजन है मालवा रीजन, यानी ज़्यादातर मध्य प्रदेश और कुछ हिस्सा राजस्थान का, यानी पार्ट्स ऑफ MP एंड राजस्थान, इसको बोलते हैं मालवा रीजन। अगर आपको याद हो मालवा रीजन, ये मालवा प्लेट्यू ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये भारत के एकदम सेंटर में है। तो कोई भी भारत में जब रूलर आते थे, चाहे वो मौर्यंस हों चाहे मुगल्स हों, उनकी ये एक प्रायोरिटी रहती थी कि मालवा रीजन को हमेशा जीता जाए। अमरकंटक के पहाड़ों से कौन सी नदी निकलती है? ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अमरकंटक को तीर्थराज बोलते हैं, मध्य प्रदेश में है, मैकाल के पहाड़ों में है, यहाँ से निकलती है नर्मदा नदी। वैसे अमरकंटक से सिर्फ नर्मदा ही नहीं निकलती, और भी नदियाँ निकलती हैं, जैसे सोन नदी निकलती है, और सोन नदी गंगा की सहायक नदी है, गंगा में जाके मिल जाती है। और एक और नदी निकलती है जिसका नाम है अमादो, अमादो जाके गोदावरी में मिल जाती है, और ये भी नदी अमरकंटक से निकलती है। सतीश धवन स्पेस सेंटर कौन है? सतीश धवन इंडिया के सबसे महान स्पेस साइंटिस्ट थे, और इनके नाम पे जो स्पेस सेंटर है वो है आंध्र प्रदेश में। और यहाँ से बहुत सारी मिसाइल हर साल फायर होती हैं, टेस्ट होती हैं, बहुत सारे जो सबमरीन्स हैं बोट फायर होते हैं, और जो स्टेशन है जहाँ से फायर होते हैं आंध्र प्रदेश में उसे बोलते हैं श्री हरिकोटा। श्री हरिकोटा स्टेशन से, सतीश धवन स्पेस सेंटर से बहुत सारी मिसाइल टेस्ट फायर हर साल की जाती हैं।
ऐसा ही एक और स्टेशन है, जैसे पोखरन है, वहाँ से भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, पोखरन। इसी तरह से रवाट भाटा है राजस्थान में, वहाँ से भी बहुत सारे होते हैं। तो ये कुछ एरियाज आपको पता होने चाहिए। सो दैट्स इट, ये था पार्ट 1 ज्योग्राफी का। अगर आपको पसंद आया तो कम से कम आप एक कमेंट ज़रूर लिखिए। अगर 50-60 कमेंट हो गए, अगर आपके ज़्यादा रिक्वेस्ट हुए तो ही मैं बाकी वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि इससे मुझे पता चलता रहेगा कि वीडियोस आपके द्वारा पसंद किए जा रहे हैं और आप इनका इंतज़ार करते हैं। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। ये वीडियो आपको CHSL, FCI और CGL 2016 इन तीनों परीक्षाओं में बहुत ही लाभप्रद होगा, और इसमें बहुत सारे मैंने पार्ट बनाए हैं, 2, 3, 4, 5 एट्सेट्रा। तो वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के बिल्कुल ठीक नीचे लेफ्ट साइड में एक बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है, और जैसे ही कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूं तुरंत आपको ईमेल मिल जाएगा, अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। दिस इज डॉक्टर गौरव गर्ग साइनिंग ऑफ।